असवा आपने माइक अनम्यूट किया था, कोई सवाल तो नहीं है? जी सर, वो यहाँ जो रामिक बुक पे इस पे लिखा हुआ था इफेक्ट्स ऑन फ्रूट्स फ्लावर्स एंड सीड्स, मतलब कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो वो उसका फ्रूट फ्लावर्स और सीड पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी समझ नहीं आई। नहीं, उसकी वो वर्डिंग क्या कैसे है? इफेक्ट करेगा? नहीं, ये बड़ी आसान सी चीज़ है। चले चले मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपको खाना खाना बंद कर दिया जाए, अगर आपको अपने ऊपर रोज़ा रखना है और आपको सहरी ना दी जाए, बताइए कि इफेक्ट कहाँ पे होगा? एक जगह पे होगा, पूरी बॉडी पे होगा? पूरी बॉडी पे होगा। पूरी बॉडी पे होगा, बिल्कुल ऐसे ही। नाइट्रोजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोटीन्स का पार्ट है। मैं सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। अब प्रोटीन की जब कमी हो जाएगी तो हर चीज़ मुतासर होगी, रूट्स भी इफेक्ट होंगे, स्टेम भी इफेक्ट होगा, लीव्स भी इफेक्ट होंगे, फ्लावर्स, फ्रूट, हर चीज़ मुतासर हो जाएगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरह की चीज़ होती है, वो तो हर चीज़ को मुतासर कर देती है। इसलिए पूरी की पूरी बॉडी उसमें होगा बेसिकली ग्रोथ कम हो जाएगी। क्योंकि हमने कल फिर सवाल किया था, स्टंटेड ग्रोथ, हर चीज़ की ग्रोथ कम हो जाएगी। एक टेक्निकल लफ्ज़ में बोलने लगा हूँ, आपने चेक करना है आपकी बुक में है कि नहीं है। टिलरिंग, टिलर, TILLER, टिलर से लफ्ज़ टिलरिंग, देखिए आपकी बुक में है कि नहीं है। हम्म, सर नाइट्रोजन वाले में तो नहीं है। वेल, जहाँ भी मिल वही जाए चेक कर पूछा। लीजिएगा। नाइट्रोजन की कमी से टिलरिंग कम हो जाती है, पौधे की ब्रांचेस भी कम पैदा होंगी, खास तौर पर मोनोकाट्स में, सीरियल्स में ये इफेक्ट जो है वो नजर आते हैं। जी, किसी और का जी क्वेश्चन? सो आप माइक बंद कर लीजिए। और भी क्वेश्चन जी किसी का? चलें, कल बेसिक डेफिनेशन सिम्टम हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई थी और आज हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक सिम्टम है जी, और वो है कि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए, पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा दे दी जाए, फिर क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में अगर आप पौधों को नाइट्रोजन दे देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या क्या के हाल में असर होगा कि नहीं होगा? पहले आपने सोचना है और फिर मैं इसको बयान करूंगा। सर होगा। जी बिल्कुल ठीक है, सवाल का जवाब चुके होगा हैं। सर। अब जी सर होगा। चलो ठीक है जी, माइक्स ऑफ रखिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स बयान कर रहा हूँ, उन पे गौर कर रहे हैं। नाइट्रोजन ज्यादा देने से पौधे की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। जब पौधे की ग्रोथ ज्यादा होगी, हर लिहाज से पौधा हर लिहाज से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक हैरान कुन अजीबोगरीब इफेक्ट पैदा होगा, उस पौधे के ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जरा गौर करने वाली बात है कि पौधे की ग्रोथ तो ज्यादा हो गई है, लेकिन साथ ही वो पौधा मुतासर हो जाएगा, यानी उस पर इन्फेक्शन के चांसेस, उस पर फंगल या बैक्टीरियल डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब उसकी मैं एक आम मिसाल देने लगा हूँ। एक बंदा ज्यादा खाना शुरू कर दे तो वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, बंदा पतला है मोटा होना शुरू हो जाएगा। हम हमारे जहन में हम ये कंसेप्ट है कि बंदा मोटा हो गया तो वो हेल्दी हो गया है। याद रखिए, जब बंदा मोटा हो रहा होता है तो वो हेल्दी नहीं हो रहा होता, सॉइस के नॉर्मल की हद तक। जब नॉर्मल से बंदा ज्यादा मोटा हो जाए तो वो हेल्दी नहीं, बल्कि वो बीमार हो जाता है। फिर सुन लीजिए, जब आपका वजन एक गिवन लिमिट से ज्यादा हो जाए आपकी हाइट के लिहाज से, तो आप ओबीस हो जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं। और मोटापा जो है ये डिजीज है, बीमारी है। डिजीज इसलिए से है कि इसकी वजह से आगे फिर ब्लड प्रेशर, शुगर और जोड़ों का दर्द और बहुत सी बीमारियां जहाँ बिल्कुल सेम। आपने पौधे को ज्यादा नाइट्रोजन दे दी, पौधे की बाहर ग्रोथ ज्यादा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, उसमें फूड ज्यादा है, उसमें बहुत से फंगस और बाकी से अटैक करेंगे। ये है जी सबसे बड़ा खतरा इसका। इसके अलावा उसमें स्क्रीन काइमेटिस टिश्यू कम हो जाएंगी और कोलन काइमेटिस टिश्यू और पेरिन काइमेटिस टिश्यू ज्यादा हो जाएंगी। वो उस पौधे को कमजोर कर देगा, पौधा गूदे वाला हो जाएगा और जो गंदम चावल वाला जैसे पौधे हैं उनमें ब्रांचिंग ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएंगी, और ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी, वो हैवी होकर उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बट ये थी चंद स्पेशल सिम्टम्स जो कि नुकसान का बायस है पौधे के लिए ज्यादा होने की सूरत में। अब नेक्स्ट जो है जिस तरतीब से हम चल रहे थे, उस तरतीब में नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाचे पहले फास्फोरस को डिस्कस किया जाएगा। आपकी बुक में तरतीब आगे से हो सकती है, लेकिन मैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए उनको लेकर चल रहा हूँ। अब इस बात से पहले से वाकिफ हैं कि पौधों में फास्फोरस का जो इस्तेमाल है वो नंबर 1 पे DNA, RNA, ATP, मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनका नाम आपके सामने रखा है।
ये कहाँ कहाँ होते हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा, इन सब चीज़ों से आप पहले से वाकिफ हैं। पौधे इन फास्फोरस को मुख्तलिफ किस्म के फास्फेट्स की शक्ल में लेते हैं। मैंने मुख्तलिफ किस्म के फास्फेट्स का इस्तेमाल किया है। दे में भी H3PO4, HPO4, ये सब नेगेटिव आयंस की शक्ल में होंगे, मुख्तलिफ किस्म के फास्फेट्स। आपने शायद किसी ने कैल्शियम सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, DAP वगैरह ये नाम सुने होंगे। उसमें फास्फेट जो है वो खाली PO4 नहीं होता है, बल्कि वो HPO4 के मुख्तलिफ आयंस की शक्ल में मौजूद है। ये था जी जनरल कि ये पौधे कहाँ से मिट्टी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये फास्फोरस के हवाले से फास्फोरस वाली खादें ज़्यादा महंगी होती हैं। वो खादें जिनमें फास्फोरस हो, मैंने DAP का नाम लिया है, हमारे यहाँ बहुत मशहूर खाद है DAP, डाइमोन फास्फेट के नाम से। हमारे यहाँ ये ज़्यादा महंगी है चूँकि हमारे यहाँ फास्फेट के डिपॉजिट्स नहीं हैं। साउथ अमेरिका में गोनो डिपॉजिट्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे ये सस्ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल फास्फेट खादें ज़्यादा महंगी हैं और किसान इनको कम इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जब हम इन जनरल स्टडी करेंगे, देखेंगे फास्फेट्स के हवाले से, फास्फोरस के हवाले से डेफिशिएंसी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर महसूस होंगे आपको नाइट्रोजन के साथ। ये भी कल किसने सवाल रेज किया था, मैग्नीशियम के हवाले से था। बहुत सी चीज़ों की सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है और उसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है। कहीं कहीं पे कोई पॉइंट मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये चीज़ हो सकती है। जी चंद एक स्पेसिफिक कैम्बियम की एक्टिविटी आप समझते हैं, कैम्बियम के नतीजे तौर पर सेल डिवीजन होती है। जब सेल डिवीजन कम होगी तो पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी, और उसका एक इफेक्ट टिलरिंग, ये लफ्ज़ मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले, टिलरिंग ब्रांचिंग को कहते हैं, ब्रांचिंग भी कम हो जाएगी। डोरमेंसी अगर कॉम्प्लेन है तो वो भी, जो भी चीज़ है वो खाबीदा रहेगी और ग्रो नहीं करेगी। ग्रो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि चीज़ों की कमी है। सेल डिवीजन होने के लिए, माइटोसिस होने के लिए DNA की रेप्लिकेशन होनी चाहिए। फॉस्फोरस नहीं है, DNA रेप्लिकेट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ये सब कुछ रुक जाएगा। जी ये चूंकि इसमें डिस्कशन हुई है जी, कहाँ तक बात आपने सुनी है, लास्ट पॉइंट सबा, डिस्कशन से पहले। कैम्बियम की बात हो रही थी। जी क्या मैंने बात हो रही थी, ठीक है। ये नेट बहुत तंग कर रहा है जी, इसका कोई हल नहीं है। KMBM के हवाले से ये बात, ये चूंकि इसके अंदर मैंने सारा कुछ मैंने ध्यान नहीं किया, मैं आंखें बंद करके बोले जा रहा था। नोट ये सब आप बंद कर लीजिएगा माइक अपना। KMBM एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब KMBM का ताल्लुक है सेल डिवीजन से। जब सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रही है कि माइटोसिस होने के लिए DNA रेप्लिकेशन होना जरूरी होता है। DNA रेप्लिकेशन नहीं होगी तो माइटोसिस नहीं होगी, माइटोसिस नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ खत्म हो गई। पौधे की ब्रांचिंग कम हो जाएगी, उसमें नई ब्रांचेस पैदा नहीं होंगी। पौधे के वो पार्ट्स जिसमें जैसे बड्स होती हैं डोरमेंट रहेंगे और वहाँ भी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। और पत्ते जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे, पत्तों में फास्फोरस की कमी होगी, वो प्रॉपर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। ओवरऑल ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, पत्तों की भी, पिक्टियोल्स की भी, फ्रूट्स की भी, फ्लावर्स की भी। पौधों पे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स, मुख्तलिफ पौधों पे मुख्तलिफ कलर्स डेवलप हो सकते हैं। मसलन चंद एग्जाम्पल्स हैं स्पेसिफिक। मटर में कलर लाइट हो जाएगा, जबकि फलियां, फेजियोलस फलियों को कहते हैं, इनका कलर ऑलिव ग्रीन, जैतून जैसा हो जाएगा। और ब्लू ग्रीन सरसों, स्पेशली सरसों में साग भी शामिल है, ब्लूइश ग्रीन डार्क, मुख्तलिफ पौधों में कलर वेरी कर सकते हैं। ट्रैकीड्स के नाम से अब वाकिफ हैं, ट्रैकीड ज्यादा भूल चुके हैं, सेमेस्टर 1 में ट्रैकीड्स का नाम डिस्कस हो चुका हुआ। जी को बताएगा जी ट्रैकीड्स क्या है, नो वन। चले ट्रैकीड्स, अगर ट्रैकीड्स ट्रैकियोफाइटा जब आपने पढ़ा तो वहाँ पे डिस्कस किया गया था। लोअर वेस्टल प्लांट्स में ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, हायर वेस्टल प्लांट में उसकी जगह वेसल्स मौजूद होते हैं। ट्रैकीड्स पानी को कंडक्ट करने के साथ साथ पौधे को सपोर्ट करने का काम भी अंजाम देते हैं, और उसके नतीजे पर जो ट्रैकिड सेल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, थिकनिंग, दीवारें मोटी नहीं होंगी और वो कमज़ोर रहेंगे। ऐसे ही फ्लोएम,
की डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर नहीं हो सके, सेल प्रॉपर मैच्योर नहीं है। पहले ये है अबाउट फास्फोरस। और दोबारा नोट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में फास्फोरस की डेफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा होती है कि बहुत कम किसान, जो आम किसान है वो बेचारा गरीब होता है, वो महंगी खाद अफोर्ड नहीं करता। फास्फोरस वाली खादें डीपी वगैरह ज़्यादा महंगी होती हैं, इसलिए फसल मुतासर होती है और अच्छी फसल हासिल नहीं हो सकती है। जी, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो जिससे मैं करने लगा हूँ वो सल्फर है। सल्फर के नाम से आप वाकिफ हैं। याद रखिएगा, सल्फर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सल्फर इज पार्ट ऑफ प्रोटीन, और वो इस तरह से कि दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री मेरे ख्याल में सेमेस्टर में पढ़ ली हुई है सारी की सारी। जी, को बताना चाहेगा वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर मौजूद होती है, और ज़्यादा वो प्रोटीन के। सर एक अमाइनो एसिड सिस्टीन है जी ठीक और है। एक याद नहीं है। मेथियोनिन के बारे में क्या ख्याल है? यस सर, मिथियोनिन एक सिस्टीन है। चलो, अब इसके अलावा विटामिन बी के नाम से आप वाकिफ हैं। बी की बहुत सी वैराइटीज हैं, विटामिन बी 1 और मैनी अदर्स। कोएंजाइम ए। और अभी कल परसों बात हुई थी प्याज लहसुन के हवाले से, बात चल रही थी आपसे, कोई बात हुई थी कि किसी और सेमेस्टर में बात हो रही थी? गलत सेमेस्टर 2। जी बिल्कुल याद आ गया जी मुझे, सेमेस्टर 2 के साथ बात हो रही थी, जिसमें प्याज और लहसुन का जिक्र आया था। बहरहाल आजकल अफ्तारी के टाइम पे अगर आप पकौड़े वगैरह बना रहे हैं तो क्या आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हर चीज में प्याज बहुत ज्यादा डलता है? प्याज काटते हुए क्या होता है, क्या महसूस होता है? कभी प्याज काटा किसी ने? सर आँख तो बहुत आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ताहिर का जवाब, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और कोई जी? और सर आंखों में चुभन भी होती है, आंखें खुलती नहीं है। जी आपकी बात भी ठीक है, आंखों में चुभन भी होगी। और एक और भी है कि जो लोग सेंसिटिव हैं उनके नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, नाक में भी इरिटेशन होगी। यानी जी सर, उसमें ऐसे से ही होता है। लहसुन और प्याज में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो आंखों को और नाक को। और अगला स्टेप, अगर आप कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाएं तो आपको अपने गले में और स्टोमक में भी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। अब लेकिन एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कच्चा प्याज और लहसुन एज मेडिसिन यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन एज मेडिसिन यूज होता है, जबकि पक्का प्याज और पक्का लहसुन, पक्का मतलब जब आप उसको सालन में, हंडिया में, किसी चीज में जब पका लेते हैं, वो एज फूड यूज होता है। तो इस बात को गौर करना है। हमारे यहाँ बहुत से लोग बहुत शौक से प्याज को, कच्चे प्याज को एज सैलड यूज करते हैं। अगर किसी को सूट करता हो तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर प्याज खाने के बाद जलन हो रही हो या कोई प्रॉब्लम महसूस हो, नज़ला महसूस हो रहा हो, तो उसको कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। ये अब ये चूंकि पॉइंट इसलिए मेरे सामने आ गया अचानक कि चूंकि अभी हम प्याज की जो बात हो रही थी, बल्कि सॉरी सल्फर की बात हो रही थी। सल्फर और लहसुन में जो स्पेसिफिक स्मेल होती है वो उसके अंदर मौजूद कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होती है, और उनके अंदर सल्फर मौजूद है। पहले ज़माना कदीम से जो हकीम थे, अतबा थे, उन्होंने नोट कर लिया था कि लहसुन और प्याज जरासीम को मारने में भी अपना पार्ट प्ले करते हैं, और वो सल्फर की वजह से ऐसा होता है, इसमें चूंकि सल्फर मौजूद होता है। और इसके साथ साथ इनके एक्सक्यूज जो। मी सर, जी जी जी। ये अपना मेरा ख्याल है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत हूँ, कि ये ना लहसुन और प्याज काटने से ये मेरे नाखून में भी दर्द होती है। ये एक्सेप्शनल केस है, ये क्या वजह है? दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ सेंसिटिव नहीं होते हैं। जो सेंसिटिव बंदा है, लेकिन ये भी है कि जब आप लहसुन को छीलने की कोशिश करें नाखून से, गौर कीजिए, अगर आप पंजाबी में तुरी कहते हैं, जो एक क्लोव है लहसुन का, अगर आप लहसुन छीलना चाह रहे हैं, जब छीलेंगे तो याद रखिए जो नाखूनों के नीचे जगह होती है वो बहुत नाजुक होती है। नेल्स के बिल्कुल नीचे, ऊपर नेल है, नीचे आपका सामने फ्रंट पे तो उंगली ठीक है, लेकिन जहाँ इन दोनों का जॉइंट है वो जगह बहुत नाजुक होती है। जब वहां पे लहसुन या कोई भी चीज लगेगी तो वो महसूस होगी, हर वो बंदा जो सेंसिटिव है उसको महसूस कर लेगा। ये उसकी बेसिक वजह ये थी। बहरहाल लहसुन प्याज का जिक्र हो गया जिसके साथ ही, बहरहाल ये चीजें थी जिनमें एक्सक्यूज मी सल्फर। सर, जी कायनात। सर मैंने सुना है कि जो लहसुन का क्लोव्स है ना, उसका जो उसके अंदर जो रस होता है वो नेल्स पर लगाने से नेल्स के अंदर मजबूती आती है। नील के अंदर क्या आती है? सर मजबूती आती है, वो ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। आ, ये चीज आपने सुनी है, ये कोई टोटका लग रहा है मुझे,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि नेल के ऊपर लगाने से, अगर नेल के ऊपर लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेल में से लहसुन का इफेक्ट अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लहसुन खा रहे हैं एज फूड के तौर पे उसको यूज कर रहे हैं, या कच्चा लहसुन एज मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट बहुत से होते हैं, उसके बहुत से इफेक्ट हैं। लहसुन का सबसे बड़ा इफेक्ट है कच्चा लहसुन, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और खून की नालियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कच्चे लहसुन के इस्तेमाल के हवाले से। ओके सर। जी सल्फर का ये तो हो गया जी, सल्फर। और सल्फर मिट्टी में अवेलेबल भी है, और जिंक सल्फेट हमारे यहाँ, जिंक सल्फेट को खादों में ऐड किया जाता है और डायरेक्ट भी खेतों में डाल सकते हैं। वैसे सल्फर की कमी के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, सल्फर अवेलेबल है और इतना चूँकि महंगा नहीं है, जिंक सल्फेट बहुत से किसान इस्तेमाल करते हैं और कुछ खादों में खुद भी इसको ऐसे मिक्स किया गया होता है। सल्फर प्लांट की बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे, कुछ जगह पे ज़्यादा कुछ जगह पे कम, ये रिलेटिव जो है, पत्तों में खासतौर पर सल्फर की मकदार कदरे ज़्यादा होती है। अब हमारा जो है जी रोल है इसके हवाले से कि ये क्या कर रहा है, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होगी। यहाँ भी आप जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। मसलन ये भी सर्डियन कोर ग्रोथ को कम करता है, और रीज़न वही है कि चूंकि इट इज़ वाटर प्रोटीन, प्रोटीन कम होगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी, फ्रूट फॉर्मेशन कम हो जाती है, वो भी हो जाए कि ग्रोथ नहीं हो रही, फ्रूट की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। लीव्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसमें, एक लफ्ज़ तो वही जो हमने पहले पढ़ा था कि क्लोरोसिस। अब पीछे बात हो चुकी है, क्लोरोसिस नाइट्रोजन में पड़ा था, यहाँ सल्फर में भी आ गया है, और आगे मैग्नीशियम का जिक्र आएगा, वहां भी जिक्र इसका मौजूद होगा। रंग पीला होगा और पत्ते छोटे भी रहेंगे, पत्ते ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटीन कम है ना, ग्रोथ ग्रोथ भी कम हो जाएगी, रंग भी पीला रहेगा। सल्फर की एक और प्रॉपर्टी भी है कि ये एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रोटीन में जहाँ मौजूद है तो फिक्स जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, वहां से मोबिलाइज नहीं किया जा सकता। ये भी इसकी खामी की वजह से है। लीव्स के पिगमेंट में चेंज आ सकती है, वो क्या होगा, ऑरेंज रेड या पर्पल कलर के पिगमेंट्स पत्तों में आपको नजर आ सकते हैं जी। उसके बाद एक पॉइंट सिमिलर है फास्फोरस साथ, पत्तों के गिरने का अमल ज्यादा हो जाएगा, पत्ते ज्यादा गिर जाएंगे, फास्फोरस में भी यही लाभ मौजूद थी। अब चंद स्पेसिफिक पौधों के लिहाज से बात होगी। कुछ पौधे हैं मिसाल के तौर पर टोमेटो, टोबैको और टी, ये आर टीज, तीनों टीज हैं जी। इनमें लीफ टिप जो है नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है। लीफ टिप जो है, और हमने इसको एपेक्स के नाम से पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा सेमेस्टर 2 बॉटनी में आपने लीफ स्टडी किया हुआ है, मॉर्फोलॉजी, अगर आपने शेयर में से स्टडी की हुई है। पत्ते का जो आखिरी नुकीले और आमतौर पर जो सिरा होता है वो टिप कहलाता है, इसे एपेक्स कहते हैं। वो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ कर्व हो जाता है, ये खास सिम्टम है सल्फर के हवाले से, और ये सिम्टम किसी और में ऐसा नहीं। इसके अलावा पत्ते के जो मार्जिन हैं, साइडें, वो भी अंदर की तरफ कर्व होना शुरू हो जाते हैं। इंडिया में टी, चाय, इंडिया में असम में और ऐसे ही श्रीलंका और इंडोनेशिया, मलेशिया के इलाकों में चाय काश्त होती है, वहाँ पे टी येलो डिजीज, पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं, जो कि सल्फर की कमी को शो करते हैं। एपिकल ग्रोथ कम हो जाती है, लिटिल बर्ड डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है, आप किसी और जगह पे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के हवाले से पढ़ चुके होंगे, पर सल्फर भी ऐसा ही करता है। और स्लिट गामा टिश्यू और कोरल टिश्यू की फॉर्मेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ये ऑपोजिट है नाइट्रोजन। ये पॉइंट नोट कीजिए, मैं सारी चीजों का कंपैरिजन भी कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट नाइट्रोजन से ऑपोजिट है, वहां पे वो कम हो गए थे, यहाँ पे वो ज्यादा हो गए। पर इसके साथ हमारा सल्फर भी कंप्लीट हो गया है। हमारे 3 बड़े बड़े अहम केमिकल्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं चौथे केमिकल की तरफ जा रहा हूँ, वो है कैल्शियम। अब इसके 2 लफ्ज़ हैं, एक कैल्शियम और दूसरा कैल्शियम। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, ये ब्रिटिश और अमेरिकन लहजों के फर्क की वजह से ऐसा है, बहरहाल दोनों ही ठीक हैं। ये अंदलीब, आपने माइक अनम्यूट किया, पूछा नहीं कुछ आपने? अंदलीब
Do you want to ask something? जी, कैल्शियम। हाँ जी। सर ये जो आपने बोला है कि नाइट्रोजन से ऑपोजिट, ये मैंने सिम्टम का जिक्र किया है कि स्क्रीन गामा, कॉलन गामा इसमें ज्यादा हो जाते हैं सल्फर की कमी से, जबकि नाइट्रोजन की कमी से वो कम हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है, यानी एक अलामत जो डिफरेंट, वाज़ेह डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक अलामत के अंदर। कुछ वो बहुत सी अलामतें सिमिलर हैं, देखिए बहुत सी अलामतें सिमिलर हैं, लेकिन ये एक ऐसी अलामत है जो डिफरेंस है इन दोनों में। जी माइक्स बंद। जी ये डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है जी बहुत सी। मेरे में कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है, इरम के सवाल का जवाब मैंने दे दिया था। सर मुझे आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। अब आवाज नहीं? अच्छा, आपके माइक में मुझे वो नजर आ रही थी कि आप बोल रही हैं और मुझ तक भी आवाज नहीं आ रही थी, और ये प्रॉब्लम नेट की प्रॉब्लम है। आज नेट बहुत ही तंग कर रहा है जी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो किसी लिहाज से खास हो जाती हैं। अक्सर बेशतर जो एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं उनकी बहुत सी अलामतें मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं। सिर्फ चंद अलामतें ऐसी होती हैं जो बहुत खास होती हैं, जिनसे फर्क किया जा सकता है। वो दो हैं इसमें सिर्फ सल्फर में। एक ये था कि जो पत्ते का मार्जिन है वो, और जो टिप है वो नीचे और अंदर की तरफ बेंट हो जाती है। ये सल्फर के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट था। और दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट था कि इसमें स्किन गामा और कॉलन गामा टिश्यू ज्यादा हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन में ये टिश्यूज कम हो जाती है। ये ऑपोजिट पॉइंट है, एक ऑपोजिट पॉइंट है नाइट्रोजन के साथ, और एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक ऐसी सिम्टम जो बहुत खास है सल्फर के अंदर और वो अदर्स में मौजूद नहीं है, जैसा कि सल्फर में। जी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और वो है जी कैल्शियम। कैल्शियम दुनिया में, ज़मीन में काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, और इसकी कमी के चांसेस आमतौर पर न होने के बराबर होते हैं। दुनिया में कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में खास तौर पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब कैल्शियम कार्बोनेट और अदर सोर्सेज के साथ साथ पानी के अंदर जो जानदार जो पौधे रहते हैं एल्गी, वो इसको कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में भी एब्जॉर्ब करते हैं। डायरेक्टली पानी के अंदर से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। बहरहाल जहाँ भी हो, कैल्शियम जो है वो पौधों के लिहाज से खास अहमियत का हामिल है। एक पॉइंट मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, पैक्टिन याद है, भूल चुका है, कोई बताएगा व्हाट इज पैक्टिन, क्या काम है इसका? आज हिना नहीं है क्लास में? प्रोटीन है ये। जी सबा ने जवाब दिया है, लेकिन सबा का जवाब ठीक नहीं है जी। और कोई जी? कोई और आंसर क्लास से? सर ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सर ये सेल वॉल में प्रेजेंट होती है मिडल लमेला में शायद। मिडल लमेला में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी ये सब लोग माइक ऑन ना किया करें, ऐसे वो शोर हो जाता है, प्रॉब्लम पैदा होती है। सिर्फ एक बाकी सब माइक ऑफ रखें और सवाल पूछ के बंद कर दिया करें। जब एक बच्चा बोल रहा हो तो दूसरा ना बोले, ताकि वो आवाज़ें आपस में गड़बड़ न कर जाएं। बहरहाल मौज का जवाब इस हद तक ठीक है कि ये मिडल लेवल में मौजूद होती है। पैक्टिन, पैक्टिक सब्सटेंसेस, कैल्शियम पैक्टेट, मैंने आखिरी लफ्ज बोल दिया है, कैल्शियम पैक्टेट। पैक्टिन केमिकल है, प्रोटीन नहीं है। ये सबक का जवाब दुरुस्त नहीं था। बहरहाल कैल्शियम पैक्टेट इंडिकेट कर रहा है कैल्शियम। इट एक्ट एज ए सीमेंटिंग सब्सटेंस, जो कि मिडल वाला सेल्स को उसमें जोड़ के रखती है, मिला के रखती है। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिडल वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पैक्टिन या कैल्शियम पैक्टेट मिडल वाला में जो मौजूद है, और अगर फर्ज कीजिए ना होगी तो सेल आपस में जुड़े नहीं रहेंगे। जब सेल जुड़े नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, ये आप पहले बैठ कर सोचते रहेंगे क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल इसके इफेक्ट्स भी हम देखेंगे। इसके अलावा एक लफ्ज़ जिससे आप वाकिफ हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत से मेटल आयंस एक्टिवेटर होते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट आर एक्टिवेटर्स? एनीवन? प्रोसीड करने में मदद देते हैं। जी ताहर, सिर्फ एक ताहर पहले दोबारा सर बताएं। रिएक्शन की वेलोसिटी
डील करने में मदद देते हैं सर। नहीं, आप वेलोसिटी कह रहे हैं, किसकी वेलोसिटी कह रहे हैं, दोबारा बताइए। एंजाइम की सर, एंजाइम की वेलोसिटी तो नहीं होती भाई, रिएक्शन, उसकी रिएक्शन एबिलिटी सर। रिएक्शनबिलिटी नहीं। आपको टेक्निकल बोलने हैं, आपने दोनों ही लफ्ज नॉन टेक्निकल बोले हैं। अब जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको तो रिएक्शन रेट का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है। चलें जी, टाइम का मैसेज आ रहा है, जो टाइम थोड़ा रह गया है। बहरहाल Sir, detachable cofactor is also known as activator. जी, आपने एक्टिवेटर को डिफाइन कर दिया, सबा ने एक्टिवेटर को डिफाइन कर दिया है, मैंने यही पूछा था। याद रखिए कि ये कोई भी ऐसा को फैक्टर जिसको आसानी से अलग कर सकते हैं, और अक्सर बेशतर केसेस में ज़्यादातर जो को फैक्टर्स हैं वो मेटल आयंस ही होते हैं, इसलिए उनको हम एक्टिवेटर का ये दूसरा नाम देते हैं। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं या रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और इनके बगैर बहुत से रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। बहरहाल ये कैल्शियम बहुत से एंजाइम, मसलन ATPase, डू यू नो व्हाट इज ATPase? व्हाट इज ATPase? Sir, ये ATP एंजाइम है सर, नहीं, एंजाइम तो है, एज का ATP लफ्ज सिंथेज एंजाइम, अ, ATP सिंथेज। चलें ठीक होगी बात आपकी, कुछ हद तक याद रखिए। एक ही एंजाइम के नाम एक से ज्यादा हो सकते हैं, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेज, और भी नाम है इसके। ATP को तैयार करने वाला एंजाइम, जो एंजाइम ATP को तैयार करता है वो ATP को तोड़ता भी है साथ, ये भी सुन लीजिएगा, ये एंजाइम ATP को तोड़ भी सकते हैं। चलें एक और नाम दे रहा हूँ, एंजाइम आपने कहीं पढ़े हुए हैं मेरे हाल में, बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम का चैप्टर था कि नहीं था? ज़ूलॉजी की बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम का चैप्टर सेमेस्टर 3 में। था सर, था। चलें फिर अगले एंजाइम का नाम बोल रहा हूँ मैं, काइनेज का नाम सुना हुआ है, व्हाट इज काइनेज? सुना था लेकिन याद नहीं सर। जी, और कोई जी, क्या करता है काइनेज? एनीवन? चलिए सुन लीजिए, ये भी जनरल का ही क्वेश्चन है। तकरीबन सारे के सारे काइनेज ATPase होते हैं, और रीजन ये है कि ये वो एंजाइम है जो ATP को तोड़ते हैं, या इनकी वजह से ATP बन भी सकती है। काइनेज वही वाले एंजाइम, ये नामों में फर्क है सिर्फ। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स के अंदर भी कुछ मिकदार में, मसलन कुछ फॉस्फोलिपिड्स में और कुछ और एंजाइम्स के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, और भी बॉडी में कई जगहों पे इसकी रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती है। अब हम आ रहे हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में एक दो सिम्टम्स स्पेसिफिक होंगे, बाकी जनरल होंगे। नंबर 1, सबसे पहले जो छोटे पत्ते हैं उनके अंदर इसके असरात सामने आएंगे पत्तों में, और स्टेम और रूट्स के जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं वहां पे, क्योंकि ये भी इतना मोबाइल एलिमेंट हैं। सेकंड, पत्तों के जो मार्जिन हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अपनी बुक को चेक कीजिए कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नहीं किया। कुछ लोग स्पॉट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग स्कॉर्च, SCORCH का लफ्ज़, आपकी बुक में लफ्ज़ है कि नहीं है? नहीं है तो ब्राउन स्पॉट्स कह लें, स्कॉच कह लें, ये एक ही मैंने में इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेसिफिक सिम्टम थी इसकी। पत्ते के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, खासतौर पर जो मार्जिन वाली साइड है, जो किनारा है पत्ते का बाहर वाला किनारा, वहाँ पे पेल कलर स्पॉट्स बनेंगे, जिसका जहाँ पे क्लोरोफिल की कमी होगी, यानी वहाँ पे रंग पीला पीला सा नजर आना शुरू हो जाएगा। ये भी एक खास पॉइंट है इसका। पत्ते की, जी ये भी स्पेशल पॉइंट है कैल्शियम के हवाले से। ये पत्ते की टिप हुक बैक, हमने इससे पहले जब पढ़ रहे थे तो इससे पहले गालिबन सल्फर के अंदर जिक्र आया था कि पत्ता अंदर की तरफ रोल हो जाता है टिप, इसकी टिप ओवर की तरफ, पीछे की तरफ वापस मिड रिप की तरफ ऊपर से कर्व बैक हो जाती है। अब ये भी एक ऐसी सिम्टम होगी जो कि स्पेसिफिक है और दूसरों से कदरे मुख्तलिफ है। इसका मार्जिन भी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, बल पत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, पत्ते की शक्ल सूरत बहुत ही ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। बहुत से पौधों में, जिसमें टमाटर जैसे पौधे भी शामिल हैं, ग्रोइंग पॉइंट की डेथ हो जाती है। एक और पौधा फ्लेक्स, अलसी आंसबान में, इसके अलावा स्टाला,
और बहुत से और पौधों में पिटियोल्स और पेडिसल्स जो है वो खराब हो जाती हैं और उसकी वजह से तारे के पत्ते और फूल वगैरह वो ज़ाया हो जाते हैं। ये है जी ऑल अबाउट कैल्शियम। इसमें चंद ऐसी स्पेसिफिक सिम्टम्स थी जो कि ज़्यादा दूसरों से मुख्तलिफ, काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, इस लिहाज से इसकी डेफिशिएंसी को पहचानना आसान है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी के चांसेस कम होते हैं। बहुत ही कम ऐसी मिट्टी है जहाँ पे कैल्शियम की कमी के होने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अगर कमी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती केमिकल्स की वजह से ये, आप ये कह लीजिए खाद तो बहुत महंगी होती है, ये खाद से कहीं सस्ते केमिकल्स हैं जो कार्बोनेट्स होते हैं, जिसको यूज किया जा सकता है, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स। जी हमारे पास टाइम अब काफ़ी कम है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। आप कहें तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो जी। अगला टॉपिक है जी नो मैग्नीशियम। सर, नो सर, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, एक क्वेश्चन है सर। जी चलो सवाल पूछ लें। हाँ जी, आज सर बड़ी ये आज सर ये जस्ट मिनट जी, ये मुझे कमेंट करना है। आज एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ है, और वो ये है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी सवाल नहीं पूछा, उसने आज सवाल पूछना शुरू कर दिया और जवाब भी दे दी। क्या बात है, खैरियत है कौन है मुआज? सर वो? मुआज, अच्छा, मेरी बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। चलें बताएं, सवाल पूछें। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर वो सर क्वेश्चन हाँ, आवाज़ जो सारे सिम्टम्स हैं ये इतने आवाज आ रही है 1 2 3। हेलो, ये आवाज़ में गड़बड़ आ रही है, आपकी आवाज़ काफ़ी सारी कटी है, आखिर में एक दो फिक्रा सिर्फ आधा फिक्रा तक नहीं समझ आई है। जी अब आ रही है, अब आपकी आवाज बोलूं? जी बोलें। जी सर, ये सारे जो आपने सिम्टम्स बताए हैं इतने कंफ्यूजिंग है, तो ये बोटनिस्ट किस तरह डील करता है अगर उसको पता नहीं चल रहा कि किस चीज की डेफिशिएंसी है? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात यह है कंफ्यूजन, याद रखिए कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन में इनके जो इलाज है, मैं मेडिसिन का इलाज क्यों यूज़ कर रहा हूँ, खा वो बंदों का इलाज हो, जानवरों का हो या पौधों का हो, ये बहुत मुश्किल फन, साइंस भी है और फन भी है साथ साथ। इंसानों के लिहाज से फन ज़्यादा है और पौधों के लिहाज से ये साइंस ज़्यादा है। याद रखिए कि चीज़ें असल में कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक साइंटिस्ट को या एक एक्सपर्ट को बहुत सी चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। मैं दो मिसालें देता हूँ। शहर में बहुत से डॉक्टर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, कुछ वाकई अच्छे डॉक्टर हैं और कुछ सिर्फ मशहूर हैं। जो मशहूर हैं वो अपनी ज़ुबान की वजह से, और जो अच्छे हैं वो अपने इलाज की वजह से मशहूर हैं। एक मिसाल ऐसे ही किसी भी पेशे में आप ले सकते हैं। आपको चेक कीजिए, कॉलेज में बहुत से टीचर्स हैं, अब हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे ज़्यादा बेहतर फैसला करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि एक बच्चा कह रहा है ये टीचर बहुत अच्छा है और दूसरा कहता है नहीं जी, इन्हें तो आंधे कुछ नहीं है, कहते बड़ा उल्लू पट्टा है। एक ही टीचर के बारे में दो एक कमेंट हो सकते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे है। पहली बात तो ये हो गया कि कंफ्यूजिंग नहीं है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है सिम्टम्स। अब वो बंदा जो इनको सामने रख के, तमाम चीज़ों को सामने रख के फैसला करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। और बोटेनिस्ट जर्नलिस्ट होता है। बोटेनिस्ट असल में एक जर्नलिस्ट होता है। ये जर्नलिस्ट साफी नहीं कह रहा, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। जैसे मैं बेसिकली जोलॉजिस्ट हूँ, अब जोलॉजिस्ट एक जर्नलिस्ट है, यानी मैं जोलॉजी का जर्नल एक्सपर्ट हूँ। बोला तो बात है कि मेरी स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से मेरा ताल्लुक जरासीम के साथ और फिर उस तरह से, और मेरा चूंकि मेडिकल फील्ड से भी ताल्लुक है, कुछ उस वजह से वो कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। बहरहाल जो बॉटनी की लिहाज से बात हो रही है, वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट हैं, वो होते बेसिकली बोटेनिस्ट ही हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज करते हैं इसमें। और ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ पे जो लोग एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज करते हैं वो, और ज़ाहिर है कि वो बहुत से लोग डिग्री लेके आते हैं, लेकिन उनमें से जो अच्छा, जो कामयाब है, ज़ाहिर है वही होगा। एक बहुत मशहूर मुहावरा है जी कि टॉप इज़ ऑलवेज अवेलेबल। टॉप का मतलब ये है कि जो बंदा भी कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, वो टॉप पे पहुंच जाएगा। अब बहुत से लोग एग्रीकल्चरिस्ट के हैं, माहिर हैं, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करेगा और अगर उसको चांस भी मिल जाए, चांस एक अलग मसला है,
तो वो इसके कामयाब होने के चांस ज़्यादा हैं। आम बोटेनिस्ट ट्रीट नहीं कर सकता है, एक्सपर्ट स्पेसिफिक लोग इसी फील्ड के स्पेशलाइज होते हैं, वो ट्रीट करते हैं। जी, और एक और क्वेश्चन सर कि जी ये नाइट्रोजन के अलावा और भी जिस तरह ये मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह है, इनकी भी अगर जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए तो ये नुकसान देते हैं कि नहीं प्लांट को, कि सिर्फ नाइट्रोजन ही है इस जॉनरा का? इसमें